स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि एक बैंड या सीरीज आ जाती है वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की, ठीक है। और वो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास वेवलेंथ की हम कह रहे हैं कि सीरीज आ जाती है ना। तो जिस तरह से रेनबो को हमने कहा था कि वो भी स्पेक्ट्रम होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखेंगे यानी कि हाइड्रोजन के बैंड से सीरीज देखेंगे, ठीक है। अब किस तरह से आएगी? जिस तरह से अगर हम रिकॉल करें, हमने बात की थी कि जब हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हमारे पास क्या चीज आई थी? हमारे पास जो है वो ब्लू कलर जो है वो, या हम कहते हैं कि ब्लू लाइट जो है वो हमारे पास आई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो वो जो ब्लू लाइट थी, अगर हम उसको क्या करें, उसको हम जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अगर हम करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर में अगर हम क्या करें, हम जो है वो उसको ऑब्जर्व करें, उस ब्लू लाइट को अगर हम जो है वो ऑब्जर्व करें। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रो यानी कि स्पेक्ट्रम से निकला है, मीटर यानी कि जो रीड करने के लिए या हम कहते हैं कि मेजर करने के लिए यूज होता है, उसके लिए हम यूजुअली मीटर का वर्ड ले आते हैं। तो स्पेक्ट्रम को रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, या हम कहते हैं उसको जो है वो मेजर करता है, ठीक है। उसकी डिफरेंट जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको मेजर करता है, तो उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम अगर देखते हैं तो हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स वो बताता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब हमने देखा और जब हमने हाइड्रोजन का वैसे स्पेक्ट्रम लिया, तो जो कुछ कलर्ड लाइंस हमारे पास आई, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में तो हमारे पास उसने बहुत सारी वेवलेंथ्स की इंडिकेशन की है, ठीक है ना। यानी कि उसमें हमारे पास वेवलेंथ्स इंडिकेट होती हैं। हम चाहे तो हम उससे जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम उससे क्या लेते हैं, हम उससे वेवलेंथ की जो है वो मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह से लेते हैं तो हमारे पास पता चल जाता है कि हाइड्रोजन कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो एमिट कर रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है। डेफिनेटली कलर उस वक्त आएगा ना जब हम देखते हैं कि लाइट एमिट हो रही होती है। ब्लूइश लाइट इसी वजह से आई, ठीक है। तो ब्लूइश लाइट के अंदर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखा, तो हमारे पास जो विजिबल पोर्शन आ रहा था ना, वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। उसका स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस तरह से आया। अब ये कुछ लाइंस हैं जो कि विजिबल रीजन में आई, ठीक है ना, क्योंकि विजिबल रीजन ही वो रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं, हमें नजर आता है। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ लाइंस हम देखते हैं कि ये जो वायलेट है ना, इससे पहले होता है यूवी, ठीक है। हम उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये इससे पहले एक रीजन होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इस तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। रेड पे जाके हम देखते हैं जो कलर्ड लाइंस हैं उनमें से रेड की जो होती है वो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। अच्छा, रेड के बाद यहाँ से क्या आ जाता है? रेड के बाद यहाँ से जो है वो आई आर यानी कि इंफ्रा रेड रेडिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद ये आती हैं और इनकी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम होती है, इसलिए हम इनको इंफ्रा रेड कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस में हमारे पास आ जाती हैं। कुछ लाइंस हमने देखा कि यूवी रेज में भी, यूवी रीजन में भी फॉल कर रही थी, विजिबल में तो हमें नजर आ ही गई। और कुछ जो है वो आईआर रेडिएशन रीजन में भी फॉल कर रही थी। तो इसका जब हम देखेंगे तो इसको हम किस तरह से देखेंगे कि हमें पता चला कि देखिए, हमने जो स्पेक्ट्रम की बात की थी वो क्या बात की थी कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड क्या है? इसके अराउंड जो है वो ऑर्बिट्स हैं। हम इस तरह से ऑर्बिट्स की बात कर लेते हैं, या हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये हमने दो बना लिए हैं और बाकियों को हम हाफ बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से मौजूद होते हैं। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, फर्ज करें यहाँ पर था, उसको जब मैंने एनर्जी दी तो जितनी एनर्जी दी होगी उसके अकॉर्डिंग वो जंप मार के चला जाएगा। हो सकता है वो नेक्स्ट शेल में चला, नेक्स्ट हायर शेल में चला जाए। हो सकता है वो नेक्स्ट के बाद जो शेल है उसमें चला जाए, ठीक है, हायर शेल। हो सकता है वो उससे भी दूर चला जाए, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा दूर चला जाए, ठीक है ना। तो ये एनर्जी पे डिपेंड करता है मैंने इसको कितनी एनर्जी दी। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन देखें, जब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां तक चला गया था, तो जब इसने वापस यहाँ पर आना है, ठीक है, चले यहाँ नहीं आ रहा, ये अपने ही फौरन बाद वाले पे जा रहा है, किसी भी अपने से लोअर शेल पे जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, ये जब भी जंप मार के वापस जाएगा तो वो एनर्जी जो उसने उस वक्त ली थी ना जंप मारने के लिए, वो इसको वापस करनी पड़ेगी। तो ये एच म्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, एच न्यू, इसका मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एनर्जी जो है इसकी कोई वेवलेंथ होगी, ठीक है।
नियो है ना, इसकी कोई नियो मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये ई इक्वल्स एच नियो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ये हमारे पास स्पेक्ट्रम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो इस तरह उसको जब हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में तो हमें पता चल जाता है कि वो किस रीजन में फॉल करती है। जिस तरह से हमें अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि 400 नैनोमीटर्स ये वेवलेंथ की हमारे पास यूनिट आ जाता है, नैनोमीटर्स, ठीक है। बहुत छोटा यूनिट होता है, से लेके हमारे पास क्या आ जाती है 700, अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर्स तक जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन आ जाता है। इसके दरमियान में अगर वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी तो हम देखते हैं कि वो क्या होगी, वो वो हमारे पास विजिबल हो जाएगी, यानी कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना ये हमें नजर आएगी, जिस तरह हमें ब्लूइश लाइट नजर आई थी, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसकी कुछ हमारे पास जो है ये लाइंस जो है ना इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब यूवी और आईआर में भी स्पेक्ट्रल लाइंस आई होंगी, ठीक है। तो उसको हम पूरे को देख लेते हैं। हमारे पास एनर्जी डायग्राम होती है पूरे, उसमें एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक हमने इन लाइंस को या इन रीजन्स को नाम भी दिया हुआ है, इनको बल्कि सीरीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से दिया है हम ये देख लेते हैं। फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, ये मेरे पास शेल नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करेंगे। ये देखिए ये जो है ना 1, ये है शेल नंबर 1, ठीक है। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कि ये क्या हम कह रहे हैं, इनको हम शेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ऊपर 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 शेल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से हम देखें एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही है। नेगेटिव से हम देखें जीरो की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है। हमें पता है शेल 1 में जो है वो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है 1312 किलो जूल्स पर मोल होती है, और ये हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम हायर शेल्स की तरफ जाते हैं ना, पहले तो वो इस तरह से लाइंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर आखिर में जाके एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इतने कम 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 हो जाते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस आ जाता है हमारे पास। जिस तरह रेनबो के कलर्स नहीं कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें हमें देखें ऊपर तो अभी हमें देखा ना कि कैसे लाइंस मौजूद थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इस तरह लाइंस नहीं आती, फिर वो कंटिन्यूअस बैंड आता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है कि हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं। लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पैशन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फन सीरीज है, ठीक है। अब ये सीरीज कौन सी हैं, इसमें हम देखते हैं कि फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन जो था वो कहीं ऊपर को चला गया, ठीक है, कहीं भी किसी और शेल में चला गया, यानी कि हम कह देते हैं ई, यानी कि एनर्जी उसकी क्या हो गई ई एन, ठीक है। यानी कि एन क्या है, एन हमारे पास है एन कोई भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कोई भी नंबर ऑफ शेल है। वहां चला गया और वहां से वो वापस जब आया हमने कहा था ना एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है उसने, जब जंप मार के वापस आएगा वो एनर्जी उसको वापस करनी होगी। तो वो क्या होता है कि वापस जब वो आता है तो वो शेल नंबर 1 में आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना तो जो वेव्स एमिट होती हैं उनको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और वो कहाँ पे फॉल करती हैं, वो हमारे पास फॉल करती हैं यूवी रीजन में। देखिए जितना दूर जाएगा उसने, अगर सबसे हम कहते हैं ना क्लोजेस्ट जो हमारे पास शेल होता है न्यूक्लियस के जो क्लोजेस्ट है, यानी कि सबसे दूर जो शेल हुआ, यानी कि अगर हम कहीं दूर से जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो शेल नंबर 1 पे आने के लिए कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी। इसकी वजह से हम कहते हैं वायलेट से भी पीछे, यानी कि यूवी रेस में आ जाता है, यूवी रीजन में आ जाते हैं। तो जो रेस एमिट होंगी ना वो यूवी रीजन में होंगी, ठीक है, और वो हमें एक्चुअली नजर नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि अगर वो कहीं से भी, यानी कि ई एन उसकी एनर्जी थी, वहां से कहीं से भी ये कहाँ पे जंप मार के वापस आ रहा है, ये शेल नंबर 2 में वापस आ रहा है। तो ये जो रेज एमिट करेगा वो एक्चुअली विजिबल रीजन में एमिट करता है, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, और इसको हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल से भी स्टडी अभी करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो विजिबल रीजन में फॉल करती हैं उसकी रेडिएशंस जो एमिट होती हैं। जिस तरह से रेड होती है, ग्रीन, ब्लू होती है, और एक जो है वो वायलेट में भी आती है, तो वो बाल्मर सीरीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वो ई एन में जो है वो किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी शेल से वो कहाँ पे आके फॉल करता है, वो आके फॉल करता है 3rd ऑर्बिट में, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस इतनी ज्यादा, देखें ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की थी, ये उससे कम फ्रीक्वेंसी की थी, ये उससे भी कम फ्रीक्वेंसी की है। तो देखें आईआर हमने कहा था कि रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी की जो होगी वो इंफ्रारेड होगी, तो ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रैकेट सीरीज आ जाती है, जब हम कहते हैं कि ई एन से जो है वो किसी भी ऑर्बिट से जो है, यानी ऊपर हायर किसी भी ऑर्बिट से वो किस में आ रहा है, वो शेल नंबर 4 में फॉल कर रहा है, जंप मार के वापस आ रहा है। तो जो एनर्जी एमिट होगी वो किस में होगी, यहाँ पर भी वो आईआर रीजन में होगी, ठीक है।
और फन सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वो किसी भी ऑर्बिट से वो किस में वापस आता है, वो आता है शेल नंबर 5 में। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस में होगी, वो हमारे पास होगी IR यानी कि इंफ्रारेड रेड रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, बाल्मर सीरीज पे हम वापस आते हैं। बाल्मर सीरीज का हम देख लेते हैं कि अगर बाल्मर सीरीज में देखें तो हमने कहा कलर्ड लाइंस आती है ना, तो चले इन कलर्ड लाइंस को अगर हम देखना चाहें किस तरह से कलर्ड लाइंस आती हैं, तो बस हम फोकस रखेंगे अपना बाल्मर सीरीज पे यहाँ से, और यहाँ से हम देखेंगे ये बाल्मर सीरीज को हम जूम करके देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था ना उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर जाके जंप मार के बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, ये शेल्स आ गए। अब देखें जंप मार के ऊपर तक चला गया, अगर वो शेल नंबर 6 में चला गया फर्ज करें, और वहां से वो जंप मार के वापस जो है वो किस में आ रहा है, शेल नंबर 2 में आ रहा है, तो क्या होगा कि जो एनर्जी या जो रेज एमिट करेगा वो कौन सी होंगी, वो वायलेट रीजन में होंगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे वो किस में है, वो वायलेट रीजन में। हम यहाँ पे वी लिख देंगे वायलेट रीजन के लिए। ठीक है, या चाहे तो चले हम इसको यहाँ इस तरह नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं वो है वायलेट रीजन में फॉल होंगी। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो वायलेट की होगी। सेकंड अगर देख रहे हैं, अगर वो 5th शेल से आके जंप मार के वापस आ रहा है, और वो किस में आ रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट यानी कि एनर्जी ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, तो वो बाल्मर रीजन में ही होगी, बाल्मर सीरीज ही होगी, और वो हम कहते हैं कि ये ब्लू रीजन में फॉल करेगी, विजिबल रीजन के ब्लू वेवलेंथ में ये फॉल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किससे आ रहा है, 4th शेल से जो है सेकंड शेल में जंप मार के वापस आ रहा है, तो ये जो है वो ग्रीन में होगी। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ देगी। और एक हमारे पास होता है कि जब वो सबसे छोटे यानी कि देखें 3 से 2 के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है ना, यानी कि एनर्जी ज्यादा नहीं, इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जी नहीं ली थी उसने ऊपर जाने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी लेके वो 3 शेल में चला गया था, 3rd शेल में, और वहां से वापस जो है वो आया है उतनी ही एनर्जी वापस करके। ठीक है, जब उसने वो वाली एनर्जी वापस की है, तो वो एनर्जी उसने वापस की मतलब एनर्जी रिलीज करती है, और जो या एमिट कर दी है। अब वो एनर्जी रिलीज की है या एमिट की है, हम देखते हैं कि वो कम है ना, और हम कहते हैं E इक्वल्स एच न्यू, यानी कि एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में रेड की होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आखिरी जो फॉल करती है वो रेड में फॉल करती है। ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब ये जो एनर्जी जो हम रेड की लाइन को कहते हैं, हम इसको कह देते हैं रेड लाइन हमारे पास जो है वो आ जाती है, इसको हम कहते हैं ये होती है H अल्फा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ग्रीन लाइन आती है इसको हम कहते हैं H बीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लू लाइन आती है, ब्लू लाइन को हम कहते हैं H गैमा। ठीक है ना, और जो हमारे पास आ जाती है लास्ट लाइन, उसको हम कहते हैं H, और इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं H डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा नहीं है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, H डेल्टा, तो ये जो है वो हमारे पास ये लाइंस आ जाती हैं। और अगर देखें हम वापस अगर अपने ऊपर जाके देखें, यहाँ से हम इसको वापस लेके जाते हैं और हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो हम बात करें, तो देखें जो लाइंस आई थी वो भी हमारे पास रेड, ब्लू, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन, ग्रीन में ब्लू में, ग्रीन रीजन में, ब्लू रीजन में और वायलेट रीजन में आई थी। तो हमने आज डिस्कस किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हमने हाइड्रोजन की डिफरेंट सीरीज देखी और हाइड्रोजन के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखी। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स हमारे पास आ जाते हैं, वेव पैकेट्स होते हैं जो कि लाइट के, ठीक है, लाइट वेव पैकेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, लाइट वेव पैकेट्स। लाइट वेव्स जो हमारे पास होती हैं ये पैकेट्स की फॉर्म में जो होती हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि फोटॉन्स की से जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो भी बोहर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लायमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एक्सेट्रा, जो हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, और इनको हम लाइंस ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने निकाली थी, लायमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, ठीक है। अब ये हमने देखा था कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास वेव्स एमिट होती हैं, और इसमें हमने क्या देखी थी, डी एक्साइटेशन, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास फोटॉन्स एमिट होते हैं। अब इन फोटॉन्स की हम क्या करेंगे, इनकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो पहले ऐसा करते हैं कि ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास कर रही हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम क्या करते हैं, पर सेकंड, या हम इसको हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक एटम देख लेते हैं और एक एटम का थोड़ा सा खाका सा बनाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा रफ सा इसका स्केच बनाएंगे कि फर्स्ट करें ये हमारे पास एटम है जिसमें एक ये शेल आ गया, पहला शेल, देन ये दूसरा शेल, और फिर ये तीसरा शेल, ठीक है। इस तरह से ले लिया। अब इसमें ये कर लेते हैं कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की हम ट्रांजिशन देखेंगे, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन देखेंगे। फर्स्ट करें ये इस एनर्जी लेवल से, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, येलो कलर की हमने बॉल सी बनाई है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन या जो है हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। फर्स्ट करें वो इस शेल में आ गया, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जो हायर एनर्जी लेवल था इसको हमने क्या कह दिया, N2 कह दिया, ठीक है। खुद से इसको N2 कह देते हैं। और जहां पर ये आके अब ये स्टे करेगा तो उसको यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको हम N1 कह देंगे। और इसी सूरत में देखें, जब वो इस डायरेक्शन में नहीं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तभी हमारे पास क्या रिलीज होगा, फोटोन, ठीक है। इसके लिए हम H नियो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से फोटोन रिलीज होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लेकर आते हैं जो हमने बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग डिराइव किया है, ठीक है। बोहर्स एक्सप्रेशन ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया बोहर्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सारा कुछ हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट होता है, सब चीजें कांस्टेंट है सिवाय एन के, ठीक है। एन हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से एन की वजह से हमारे पास एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एन क्या है, N1, जब हम N1 की बात करेंगे जो कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, या लोअर एनर्जी शेल है हम कहेंगे, तो उधर उसको हम उसके लिए एनर्जी भी E1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर से अब चलें शो कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे कि ये N1 है, ठीक है, और ये E1 हो जाएगी N1 की वजह से, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी शेल जो है। और दूसरे में हम ले लेते हैं E2 ले लेंगे, यानी कि एनर्जी ये जो है वो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी उस एनर्जी शेल की जो कि कौन सा है, N2 है, जहां से हम देखते हैं वो हायर एनर्जी शेल था जिससे हम कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ले लिया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से इनका डिफरेंस लेना होगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस किस तरह से लेना है हमने, यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर हम ऐसे लिखेंगे कि डेल ई आ गया, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल था उसकी जो एनर्जी है उसमें से माइनस करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी। तो ये करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। इसके आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा E2, तो E2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। E2 यहाँ से लिखेंगे, ये हम ले आए E2। और उसके बाद इसके अंदर क्या चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे E1, ठीक है। यहाँ से हम ले आएंगे अब E1, तो इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर हम ले आएंगे, ठीक है। ये E1 आ गया। यहाँ से हम इसके यहाँ पर जो है वो हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं क्योंकि दो माइनस एक साथ आ रहे हैं, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको अब हम नीचे ले आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव साइन बन जाएगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव साइन बन जाएगा तो हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि देखें ये चीज पहले आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन वाली जो है मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास अरेंज होके कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लेवल में लेकर आते हैं और इसका जो नेगेटिव साइन है इसको ऐसा करते हैं कि हम नीचे थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पर लेवल में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से। और बाकी चीज को बेशक यहाँ से भी हम इसको एज सच जो है वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें से क्या है, इसमें से हम अगर हम कॉमन आउट कर लें जो चीजें कॉमन है दोनों एक्सप्रेशन पे, इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए कॉमन चीजें क्या है इसके अंदर, हम ये देख लेते हैं। कॉमन चीजें हैं इसके अंदर, N1 जो है वो कॉमन नहीं है और N2 कॉमन नहीं है, बाकी सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये जो सारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हम कहते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे भी ये सारा सिवाय N1 के और सिवाय N2 के दोनों एक्सप्रेशंस में सब कुछ कॉमन है, ठीक है। तो इसको अगर हम कॉमन आउट कर लें तो कॉमन आउट किस तरह से करेंगे हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहीं से एक कॉपी करते हैं और उसमें से हम इसको जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है।
कॉमन करने के लिए निकाल लेंगे, यहाँ पर जिस तरह हमने लिखा, और यहाँ से हम n हटा देते हैं क्योंकि n जो है वो दोनों के अलग अलग हैं, बाकी चीजें जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा वो दोनों का सेम है, ठीक है। और ये बाकी एक्सप्रेशन तो अगर हम रिकॉल करें तो हमने एनर्जी कैलकुलेट करते हुए इसको कैलकुलेट भी किया था, एनर्जी डिटरमिन करते हुए, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिटरमिन करते हुए इसको हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। तो इसको भी हम लिखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आई थी, ये भी लिखेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, और यहाँ पर क्या होगा n1, ठीक है, माइनस आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, और नीचे क्या आ जाएगा n2, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से क्लोज कर दिया एक्सप्रेशन को, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अच्छा, बाकी एक्सप्रेशन चले हम फिर से इसको नीचे यहाँ पर एज सच कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब देखिए कि हम रिकॉल करते हैं कि हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इतना इतना पार्ट, ये हमारे पास सारा कुछ क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जिस तरह जी हमने कहा बोर्स थ्योरी में हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया था, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। m इलेक्ट्रॉन का मास लिया था जो कि हमारे पास होता है 9.1 एक्सपोनेंशियल -31। e हमारे पास आ जाता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन हमारे पास ईटा, इसको हम कहते हैं, सॉरी, ये होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको हमने लिख दिया। और हम ये देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास नोन होती है, ये कांस्टेंट होता है। देन हमारे पास एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी हमें नोन होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब इसको कैलकुलेट आउट किया था हमने, तो ये हमारे पास कितनी आ गई थी, हम इसके डायरेक्ट हम इसकी जो है वैल्यू लिखेंगे यहाँ से। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी 2.18 एक्सपोनेंशियल -8, ठीक है। और बाकी का एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा कि ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को नीचे ले आते हैं कि ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और इधर वाला एक्सप्रेशन भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ई हमारे पास क्या होता है। अगर हम बात करें तो हमने कहा था ई हमारे पास हो जाता है एच न्यू, ठीक है, इस तरह से। तो डेल ई भी हमारे पास एक्चुअली जब अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास होगा एच न्यू होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि इस पार्ट को हटा देते हैं, एच न्यू हमारे पास रह जाएगा और इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम इसको इधर से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा कि किस तरह से बना है, क्योंकि डेल ई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, इस तरह आ गया हमारे पास। अब देखिए, हमें सिर्फ न्यू चाहिए ना यहाँ से, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर न्यू रहने देते हैं, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमारे पास एक एच आ रहा है, इसको हम दूसरी जानिब ले जाते हैं। तो हम करेंगे 2.18, ठीक है, इस तरह से आया एक्सपोनेंशियल -18। चलिए ऐसा करते हैं, इसको ऊपर से ही पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और नीचे हमने डिवाइड कर दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट को, ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आती है। एक चीज और जिसका यहाँ ख्याल रखेंगे, हमारे पास 2.18 एक्सपोनेंशियल -18 है, इसकी हमारे पास यहाँ पर यूनिट जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, अगर हम रिकॉल करें एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये होता है हमारे पास जूल्स में, ठीक है। और जो हमारे पास नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्या होता है, जूल्स सेकंड होता है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जूल्स और जूल्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी आर लेफ्ट विथ क्या, हमारे पास पर सेकंड रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं, और साथ में इस पार्ट को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 3.29 एक्सपोनेंशियल 15, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर हमने लिख दी। बाकी का पार्ट हमारे पास, सॉरी, इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हम बाकी के पार्ट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और हम देख रहे हैं कि इतना पार्ट जो है उसका फुल एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। और जस्ट ये वाला पार्ट है जो कि हमें अगर नोन हो कि हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू क्या है और लोअर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, यानी कि कौन कौन से हैं, उनका नंबर हमें अगर मालूम हो, ठीक है, तो हमें अगर उनकी वैल्यू या नंबर मालूम हो तो हम उससे इसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास इसको हमारे पास यहाँ यूनिट आ जाएगा जो क्या होगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था पर सेकंड में आती है ना फ्रीक्वेंसी, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने जो है वो इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया कि जब एक फोटोन जो है वो रिलीज हो रहा हो, स्पेक्ट्रल लाइंस में हम देखते हैं फोटोन रिलीज हो रहा है, तो उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, ये हमने आज डिटरमिन किया। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, ये लाइट एनर्जी के वेव पैकेट्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है, लाइट एनर्जी, ठीक है, और उसके पैकेट्स जो वेव पैकेट्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। जबकि अगर वेव नंबर की हम बात करें तो वेव नंबर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही होती हैं पर यूनिट लेंथ में से, वेदर पर मीटर में से और पर सेंटीमीटर में से, ठीक है। तो यूजुअली हम पर मीटर या हम ले लेते हैं पर सेंटीमीटर, ठीक है।
तो उनको हम कहते हैं कि वेव नंबर्स होते हैं। और फोटॉन्स जो कि एमिट हो रहे होंगे किस वजह से एमिट हो रहे होंगे, ये हम कहते हैं फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे ये स्पेक्ट्रल लाइंस की ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास ये एमिट हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाते हैं बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ये भी लिख देंगे बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आते हैं, ठीक है। अच्छा, बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकाली थी जिनमें ये फोटॉन्स एमिट होते हैं और इन फोटॉन्स का हम जो है वो वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो हम वो स्पेक्ट्रल लाइंस पहले रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सी थी। ये हमारे पास वो स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाती हैं जिनकी हमने ट्रांजिशन देखी थी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि डी एक्साइटेशन हो रही होती है, ठीक है। और डी एक्साइटेशन के नतीजे में हम देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है, ठीक है, या फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं, ठीक है। फोटॉन्स डेफिनेटली क्या है हमारे पास, लाइट एनर्जी के या वेव पैकेट्स हैं, लाइट वेव पैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वो डिफरेंट सीरीज हैं, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। और इन सीरीज को लेते हुए हमने एनर्जी लेवल्स पे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे एनर्जीज देखी थी। हमने कहा था हायर एनर्जी लेवल से, हमने ये सपोज किया था हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप मार के आ रहा है, तो हमारे पास फोटोन रिलीज हो रहा है। इस फोटोन की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट की, हमने पूरे इसकी डिराइव किए, इसकी एनर्जी एक्सप्रेशन से इसकी एनर्जी डिफरेंस निकाल के हमने पूरे की पूरी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने डिराइव की है, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी के आगे हम क्या करेंगे कि इसका वेव नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे या डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपना फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ले आते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं कि हमें फर्दर क्या कैलकुलेशंस करनी होंगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हम ये यहाँ पे फिर से एक दफा देख लेते हैं कि N1 क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और N2 क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है। और हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई, ठीक है। और इसी नतीजे में हमारे पास फोटोन जो है वो एमिट हुए हैं, और इन एमिट होने वाले फोटॉन्स की हम क्या कर रहे हैं, वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के आगे देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का ही हमारे पास एक और यहाँ पे यूनिट होता, सॉरी एक्सप्रेशन होता है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और वो होता है फ्रीक्वेंसी या न्यू इक्वल्स सी, जो कि हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इनटू हमारे पास वेव नंबर आ जाता है, ठीक है। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखें ये, अच्छा इक्वेशंस को चले ऐसा करते हैं, टैग कर देते हैं, ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए लिख देते हैं, और ये इक्वेशन बी आ गई। अब इक्वेशन ए और बी में देखें तो एक पार्ट दोनों का जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक साइड दोनों की जो है वो सेम आ रही है, देखें ये वाली पार्ट, ठीक है। ये पार्ट क्या है, दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि न्यू ही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कि इसका एक पार्ट जो कि कॉमन नहीं है ना, दोनों के एक पार्ट तो कॉमन है, जो दूसरा जो अनकॉमन पार्ट्स हैं वो इक्वलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये आ गया, और उसके बाद इस वाले का ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ इस तरह से ले लेंगे, ये हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। चलिए यहाँ इक्वालिटी के इस तरफ ही लिखते हैं, ताकि इक्वालिटी के नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आ गई। अच्छा अब देखिए हमें तो सिर्फ वेव नंबर चाहिए, न्यू बार चाहिए, है ना। तो हम ऐसे करते हैं कि सी को दूसरी जानिब ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैंने क्या किया कि सी को रिमूव किया, तो वो वहां यहाँ पर अगर वो देखें यहाँ पर ही क्या था, न्यूमिनेटर में था, वहां जाके कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए इसको हम खुद से मूव करते हैं, या इसको यहाँ से हम ऐसे मूव करते हैं कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में था, वहां पे कहाँ पे जा रहा है, ये डिनोमिनेटर में जा रहा है, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, साथ के साथ यहाँ पर इसको हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे सी का यूनिट क्या होता है, सी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हम वो प्लेस कर देंगे। सी की वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, और वो हमारे पास है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ जाती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हम यही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि देखिए मीटर पर सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, जहां हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूनिट लिखा हुआ है हम उसी के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये डिवाइड का साइन बीच में आ जाएगा। अब देखें पर सेकंड और पर सेकंड तो कैंसिल हो गए, ऐसे करते हैं पहले यूनिट्स देख लेते हैं ना, तो उसमें पर सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो गए, और फाइनली हमारे पास पर मीटर आ जाएगा, जिस तरह से हमने ऊपर बात की थी कि वेव नंबर का हमारे पास यूनिट होगा पर मीटर या पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फाइनली पर मीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है।
बाकी की चले कैलकुलेशन साथ साथ कर लें। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटर ले आते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, अपनी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। वैल्यूज चले यहाँ पर इसको रखते हैं और इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं 3.29, ठीक है। और साथ में क्या एक्सपोनेंशियल 15, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 एक्सपोनेंशियल 8 से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी, हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आती है 1.0967 एक्सपोनेंशियल 7, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1.0967, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, पर मीटर आ गया। और पर मीटर को चले हम अब बाद में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन होगा जिसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास यूनिट भी आएगा जो कि है मीटर इनवर्स, जो कि हम देख चुके हैं यहाँ से किस तरह से आया है, ठीक है। और सेकेंडली हम यहाँ पर न्यू बार भी लिख देंगे और ये हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली न्यू बार है वेव नंबर, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये क्या है, वेव नंबर, ठीक है। और हमने वेव नंबर इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो एक कांस्टेंट बीच में हमारे पास वैल्यू आई है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, इसको हम देख लेते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और इसकी ये वैल्यू है और हम साथ में देखते हैं कि इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और हम इस इक्वेशन को ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम जो है वो देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू की जगह हम आर लिख के इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या करते हैं हम कि इस पूरी वैल्यू की जगह हम जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे आर, ठीक है। जो आर हमें पता चल गया है कि इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये रेडबर्ग्स इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। या ये सॉरी इसको हम कहेंगे वेव एक्सप्रेशन की इक्वेशन आ गई, जिसमें हमने रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमारे पास होता है 1.0967 एक्सपोनेंशियल 7, ठीक है। और साथ में इसके साथ मीटर इनवर्स भी हम इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मीटर इनवर्स भी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीटर इनवर्स को हम इसी में इंक्लूडेड रखते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें, यूनिट को यहाँ पर लिख दें, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह करके मीटर इनवर्स लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रेडबर्ग्स कांस्टेंट आ गई और इस तरह से ये हमारे पास वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन आ गया कि जो फोटोन एमिट होगा किसी स्पेक्ट्रल लाइन में, तो वो हमारे पास किस तरह से, जो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी जो वेव नंबर होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।